हेलो स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 3 इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा का जो लास्ट पार्ट है उसमें आज का अपना जो टॉपिक रहेंगे उसमें देखिए अपन लोग ओमीय अनोमीय युक्तियाँ क्या होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ताप का चालकों की चालकता पर व प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव होता है। तो यहाँ से देखिए छोटे क्वेश्चन आते हैं अपने। पूछा जा सकता है कि ओमीय व अनोमीय युक्तियाँ किसे कहते हैं। बाकी यहाँ से शोर क्वेश्चन आता है हर बार कि ताप को बढ़ाने पर बताइए चालकों की चालकता क्या होगी या प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कम होगी या ज़्यादा होगी वो अपन लोग देखेंगे। नेक्स्ट है अपना सेल। सेल क्या है, किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, केवल जनरल इंट्रोडक्शन। फिर सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। देखिए प्रतिरोध रेजिस्टेंस जो होता है उसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यह है इंटरनल रेजिस्टेंस यानी आंतरिक प्रतिरोध, इसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आगे हम जब भी स्मॉल आर का यूज़ करें तो आप समझें कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। फिर हम देखेंगे कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है। फिर देखेंगे सेल का विद्युत वाहक बल है वो किसे कहते हैं और टर्मिनल वोल्टता किसे कहते हैं। ईएमएफ, इसको ईएमएफ कहते हैं। ईएमएफ, यहाँ हम इसको ई से लिखेंगे, एरो का साइन नहीं लगाना है, नोट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ईएमएफ है। और टर्मिनल वोल्टेज को हम वी से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर देखेंगे कि दोनों में क्या रिलेशन है। उसके बाद सेलों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत शक्ति व विद्युत ऊर्जा क्या है, इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स देखेंगे अपन लोग। फिर लास्ट में किरचॉफ का नियम। तो किरचॉफ का नियम इम्पोर्टेंट है, छोटा क्वेश्चन के लिए पूछा जा सकता है। इसके दो नियम हैं, पहला नियम और दूसरा नियम। इनके बहुत सारे नाम हैं तो आपको किसी भी नाम से पूछा जा सकता है कि जैसे मान लेते हैं कि आवेश संरक्षण का नियम है, पहला है, तो पूछा जा सकता है कि किरचॉफ का आवेश संरक्षण का नियम लिखिए। तो उस समय ये नहीं बोला जाएगा, बताया जाएगा आपको ये पहला है दूसरा है, वो खुद आपको पता लगाना होगा। नेक्स्ट है अपना व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन सेतु। तो यहाँ से बड़ा क्वेश्चन आ सकता है आपका। तो देखिए आज का ये जो टॉपिक है उसमें एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आता है छोटा और एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आता है, ठीक है। ये आपको पूछा जा सकता है या फिर आपको ये पूछा जा सकता है कि टर्मिनल वोल्टेज और विद्युत वाहक बल है वो क्या है, इनकी विमा और मात्रक क्या है। तो आज का अपना टॉपिक ये रहेगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओमीय युक्तियाँ क्या है। तो देखिए ओमीय युक्तियाँ, नाम से स्पष्ट हो रहा है वे युक्ति या वे उपकरण जिनमें यदि अपन लोग वोल्टता और धारा के बीच में ग्राफ खींचे तो क्या हो, एक स्ट्रेट लाइन आए, उसे हम कहेंगे ओमीय युक्तियाँ। यानी जो भी आप उपकरण यूज़ कर रहे हैं उसमें यदि वोल्टेज और करंट के बीच में यदि आप ग्राफ ड्रॉ करें, ग्राफ खींचें, तो उनमें यदि स्ट्रेट लाइन आएगी तो आप कहोगे कि V समानुपाती I, V प्रोपोर्शनल टू करंट I। तो ये ओम के नियम को फॉलो कर रहा है, इसलिए हम कहेंगे ये क्या है, ओमीय युक्ति है। और यदि सरल रेखा में प्राप्त ना होकर किसी और प्रकार से प्राप्त हो तो हम कहेंगे कि ये अनोमीय युक्तियाँ हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपके पास में ओमीय युक्तियाँ व अनोमीय युक्तियाँ। तो देख सकते हो आप ओमीय युक्ति क्या है, ऐसी युक्तियाँ जो ओम के नियम की पालना करती हैं या जिनके लिए वोल्टता व धारा के मध्य ग्राफ सरल रेखीय प्राप्त होता है, ओमीय युक्तियाँ कहलाती हैं। और जस्ट इसका अपोजिट क्या होगा, ऐसी युक्तियाँ जो ओम के नियम की पालना नहीं करती है या जिनके लिए V और I के बीच ग्राफ है वो सरल रेखा में प्राप्त नहीं होता है, अनोमीय युक्तियाँ कहलाती है। फॉर एग्जांपल डायोड और ट्रांजिस्टर की हम ग्राफ बनाते हैं तो ये नहीं है, ये है, ठीक है, इधर वाला। तो इसमें देखिए करंट है, पहले प्रोपोर्शनल चली फिर अचानक से बढ़ गई। इसमें भी देखिए वोल्टेज बढ़ रही है लेकिन करंट बहुत कम बढ़ रहा है। करंट बढ़ा रहे हैं अपन लोग, वोल्टेज की वैल्यू बहुत कम बढ़ाने पर भी करंट बढ़ रही है, उसके बाद में अचानक से करंट क्या हो गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एक बार देखिए इसमें क्या हो रहा है, पहले स्टार्टिंग में बहुत कम 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 बढ़ती है करंट, एकदम थोड़ी सी वैल्यू है, उसके बाद में सडनली क्या हो गई, करंट की वैल्यू बढ़ रही है। तो इस प्रकार से ओमीय और अनोमीय युक्तियाँ होंगी। अब हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द लिमिटेशन ऑफ द ओम्स रूल, कि इस ओम के नियम की लिमिटेशंस क्या है। तो देखिए इसकी 3 लिमिटेशंस हैं, क्योंकि छोटा क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि कुछ कंडीशंस ऐसे होती हैं कि जिनमें हम V और I के बीच में यदि ग्राफ खींचेंगे
तो क्या होता है, वो स्ट्रेट लाइन प्राप्त नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं कि इनकी कुछ सीमाएं होती हैं। तो पहली इसकी जो सीमा होती है वो यही है कि वोल्टेज का मान है वो अपन लोग क्या कर देते हैं, अधिक समय के लिए बहुत ज़्यादा आरोपित कर देते हैं, तो करंट की वैल्यू है वो अचानक से बढ़ जाती है। आई है, पहले स्ट्रेट लाइन चलेगी, उसके बाद में जाना तो सीधी चाहिए थी, लेकिन यदि वोल्टेज हाई वोल्टेज आपने बहुत टाइम के लिए अप्लाई कर दिया तो करंट की वैल्यू अचानक से बढ़ जाती है। तो ग्राफ कैसा हो गया, ऐसे जाके ऐसे। तो हम कह सकते हैं कि इसमें ओम के नियम की पालना नहीं हो रही है। तो पहली लिमिटेशंस इसकी यही है। क्यों होता है, ऊष्मीय प्रभाव के कारण से ये गर्म हो जाता है और इस स्थिति में करंट है वो सडनली इंक्रीज हो जाती है। दूसरा आप देख सकते हो, यदि मैं यहाँ ग्राफ बनाऊँ वी और आई के बीच में, तो मान लेते हैं ये वी है, इधर माइनस वी है, इधर करंट है और इधर करंट है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से ऐसे, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि वोल्टेज की वैल्यू आपने चेंज कर दी, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी ध्रुवता चेंज कर दी, तो करंट की वैल्यू वही आनी चाहिए थी, बट वो नहीं आती है। तो हम कहेंगे ध्रुवता पर भी क्या होता है, ये डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल देखिए, सपोज दैट अपन लोग मान लेते हैं कि V बराबर 2 वोल्ट है, और 2 वोल्ट पर मान लेते हैं कि करंट की वैल्यू है वो आपके पास में 1.5 टू 1 कुछ भी मान लीजिए, तो 2 एम्पियर आ रही है। तो V इज इक्वल टू -2 वोल्ट आप करोगे तो करंट की वैल्यू भी कितनी आनी चाहिए, -2 एम्पियर आनी चाहिए, लेकिन वो नहीं आती है, कुछ कम ज़्यादा वैल्यू आ जाती है। तो हम कहेंगे कि इसकी ध्रुवता यदि अपन लोग चेंज कर देंगे तो भी करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, पहले से भिन्न प्राप्त होती है। तो ये इसकी सेकेंड लिमिटेशन है। तीसरी अपन लोग यदि देखें तो इसमें क्या होता है, यदि आप वोल्टेज और करंट में ग्राफ खींचें तो बहुत बार ग्राफ ऐसे प्राप्त होता है ना। जैसे हम GM काउंटर के लिए ग्राफ बनाते हैं, तो इसमें आप देख सकते हो कि इधर वाला जो रीजन है वो तो रेखिक रीजन है, यानी V और I समानुपाती है, लेकिन आगे देखिए ये थोड़ा सा अलग तरीके से ये बढ़ रहा है, तो ये अरेखिक रीजन हो गया है। तो आप देख सकते हो ये अरेखिक है। उसके बाद में ये क्या आ गया, जस्ट नेगेटिव, यानी कि इसमें कम आ रहा है, बढ़ना चाहिए ना, तो ये जस्ट इससे अपोजिट हो गया, तो नेगेटिव रीजन आ गया है, यहाँ से आप देख सकते हो। तो इसमें देखिए आप करंट की जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 5 एम्पियर मान है, तो इसके ऊपर भी 5 एम्पियर है, इसके ऊपर भी 5 एम्पियर, इसके ऊपर भी 5 एम्पियर है। तो आप देख सकते हो करंट की एक वैल्यू के लिए ही वोल्टेज के 3 मान आ रहे हैं। हो सकता है आगे अपन लोग ग्राफ ड्रॉ करें तो और भी आ जाए। तो होना क्या चाहिए, प्रोपोर्शनल में तो ये होता है कि V की यदि एक वैल्यू है तो एम्पियर की भी एक ही वैल्यू आनी चाहिए, सॉरी करंट की भी एक ही वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एक से अधिक वैल्यू करंट की आ रही, करंट की एक वैल्यू के लिए वोल्टेज की बहुत सारी वैल्यूज आ रही है। जैसे इस ग्राफ में 3 दिख रही है, 1 2 3, ठीक है ना। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है भाई यहाँ से कि ओम के नियम की कोई भी 2 सीमा लिखो या सीमाएं लिखें, तो आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, कुछ स्थितियों व युक्तियों के लिए वोल्टता व धारा के मध्य ग्राफ सरल रेखीय प्राप्त नहीं होता है। इस स्थिति में युक्तियाँ ओम के नियम की पालना नहीं करती है, अतः ओम के नियम की कुछ सीमाएं होती हैं। आगे देखिए, यदि किसी चालक के सिरों पर उच्च मान का विभवांतर अधिक समय के लिए आरोपित, मैंने बताया ना हाई वोल्टेज बहुत ज़्यादा टाइम के लिए अप्लाई कर दे तो आरोपित किया जाए, तब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण ये गर्म हो जाता है। अतः इस स्थिति में चालक ओम के नियम की पालना नहीं करेगा। ग्राफ देख सकते हो V और I में, तो सीधा जाना चाहिए था, लेकिन हाई वोल्टेज बहुत टाइम के लिए अप्लाई करने के कारण से ऊष्मीय प्रभाव के कारण से ये गर्म होके क्या हो जाता है, सडनली इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। नेक्स्ट आप देख सकते हो दूसरा, ये देखिए, कुछ युक्तियों में धारा का मान उन पर आरोपित विभवांतर की चिन्ह या ध्रुवता, यानी कि पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव चेंज कर दें, तो उस पर भी निर्भर करता है। अर्थात विभवांतर के परिमाण को नियत रखते हुए उसकी ध्रुवता बदल दी जाए, तब विपरीत दिशा में प्रवाहित होने वाली धारा का मान पहले से भिन्न होता है। ऐसी युक्तियाँ ओम के नियम की पालना नहीं करती है। ग्राफ मैंने आपको बताया ही था, दोबारा आप देख सकते हैं, ये है।
ठीक है ना। इसमें क्या होता है, वोल्टेज का मान आप बढ़ा रहे हो लेकिन करंट की वैल्यू बहुत कम बढ़ रही है, और एक वोल्टेज ऐसी आती है जिसके ऊपर करंट की वैल्यू अचानक से बढ़ जाती है। देखिए, एक मिनट। सही है। तीसरा देखिए, तीसरा वही है कि ये रैखिक है, उसके बाद अरैखिक बन रहा है, फिर नेगेटिव रीजन में आ रहा है। बाकी ओम का नियम के अकॉर्डिंग तो क्या होता है, वी और आई बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चलनी चाहिए। तो कुछ युक्तियों में वी और आई के मध्य एकमात्र रिलेशन नहीं होता है, अर्थात धारा के समान मान के लिए वोल्टता के एक से अधिक मान प्राप्त होते हैं। अतः ऐसी स्थिति में भी ओम के नियम की पालना नहीं होती है। जैसे ये ग्राफ है वो बनाया गया है आपका, गैलियम आर्सेनाइड अर्धचालक है, इसके लिए बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट अपना जो है वो देखिए, ताप का चालकों की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव होता है। तो चालकता पर यानी सिग्मा या प्रतिरोधकता रो पर क्या प्रभाव है, किसका, टेम्परेचर का, ताप का। तो वो अपन लोग यहाँ पर देखेंगे। क्या होता है, ताप बढ़ाएंगे तो वैसे छोटा क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेनेशन आपसे यहाँ से नहीं पूछी जाएगी, पर फिर भी होता क्या है कि हमने लास्ट डेरिवेशन जो किया था जिसमें J इज इक्वल टू सिग्मा ई डेराइव किया था, तो उसमें सिग्मा की वैल्यू पर लोगों ने मानी थी कि सिग्मा इज इक्वल टू कितना होता है, एन ई स्क्वायर टो बाई एम। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सिग्मा समानुपाती टो होता है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने से जो इनके मुक्त इलेक्ट्रॉन जो इस कंडक्शन बैंड में पाए जाते हैं उनके बीच में टक्करों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो पहले मान लेते हैं कि टेम्परेचर कम था तो टक्कर मान लेते हैं कि 2 बार हो रहा था। अब जैसे टेम्परेचर है वो इंक्रीज हुआ, बढ़ गया, तो हो सकता है कि वही टक्कर जो 2 बार हो रही थी वो अब है वो आपकी 6 बार हो रही हो, 7 बार हो रही हो, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तो होता क्या है, उनमें टक्कर बढ़ने से जो टक्कर का समय है विश्रांति काल, वो क्या होगा, वो कम हो जाएगा। पहले टक्कर करने में ज़्यादा टाइम लग रहा था, अब ये कह सकते हैं कि टक्करों की संख्या बढ़ गई है, इसलिए विश्रांति काल का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो विश्रांति काल का मान यदि कम होगा तो सिग्मा का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि चालकता, टेम्परेचर यदि आप चालकों की बढ़ाओगे तो सिग्मा का मान कम हो जाएगा, अतः रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, केवल आपको एक्सप्लेनेशन के बारे में नहीं पूछते हैं। देखिए भाई, चालकों का ताप बढ़ाने पर चालकों की चालकता का मान घट जाता है, बस ये याद रखना है। और प्रतिरोधकता चालकता की अपोजिट होती है, इसलिए उसका मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। व्याख्या के लिए वही ये ध्यान नहीं रखना है, पर फिर भी याद नहीं करना है मतलब, तो आप ध्यान रख सकते हैं। जब चालकों का ताप बढ़ाया जाता है तब ऊष्मीय ऊर्जा के कारण से मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, जिससे क्या होता है, टकरार की जो कंडीशंस है, जो संख्या है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, जिससे उनका टाइम पीरियड है टकराने का वो कम हो जाएगा। देख सकते हो, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉनों के मध्य टक्कर की संख्या बढ़ जाती है, जिससे औसत विश्रांति काल का मान घट जाएगा, कम हो जाएगा। चालकों की चालकता सिग्मा इज इक्वल टू, हम जानते हैं इतना होता है, इट मीन्स वी कैन से सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टो। औसत विश्रांति काल टो का मान है वो कम होने के कारण से सिग्मा भी कम हो जाती है, इसलिए रो का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि अतिचालकता क्या होती है। तो अतिचालकता के लिए देखिए ग्राफ, इसमें आपको ग्राफ खींचना है। इधर तो टाइम है, सॉरी टेम्परेचर है, टाइम नहीं है टेम्परेचर है, और इधर आपकी प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी होती है। तो क्या होता है, जब टेम्परेचर का मान कम किया जाता है तो देखिए ग्राफ ऐसे आता है, ठीक है ना। टेम्परेचर का मान कम कर रहा है तो उल्टा आएगा, ग्राफ दिख रहा होगा, इस डायरेक्शन में चलेगा। एक टेम्परेचर ऐसे आता है, उसके ऊपर जो प्रतिरोधकता है वो सडनली जीरो हो जाती है, बिल्कुल ऐसे आ रही है और अचानक से जीरो हो जाती है। तो सिग्मा यानी रेजिस्टिविटी का मान जीरो हो गया है, तो चालकता का मान, सिग्मा का मान कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो चालकता क्या हो गई, बढ़ गई। यानी इस स्थिति में जो आपका वस्तु है वो क्या बन जाएगा, अतिचालक बन जाएगा।
और इस विशेष टेम्परेचर को कहा जाता है क्रिटिकल टेम्परेचर यानी क्रांतिक ताप। तो आपको क्रांतिक ताप ध्यान रखना है। प्लस में अतिचालकता किसे कहते हैं, इम्पोर्टेंट है भाई। अतिचालकता का ग्राफ आपको पूछा जा सकता है और इसकी डेफिनेशन आपको पूछी जा सकती है। तो क्या डेफिनेशन दोगे, जब किसी चालकों की चालकता का मान है वो घटाया जाता है तो इनकी प्रतिरोधकता का मान भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और एक विशेष ताप पर इनकी प्रतिरोधकता का मान अचानक से 0 हो जाता है। तो इस स्थिति में आपकी जो वस्तु है वो अतिचालक बन जाती है, यानी इस घटना को क्या कहा जाता है, अतिचालक कहा जाता है। देखिए ध्यान से, जब चालकों का ताप है वो घटाया जाता है तब इनकी प्रतिरोधकता का मान भी घट जाता है और एक विशिष्ट ताप पर इनकी प्रतिरोधकता का मान 0 हो जाता है और इस घटना को अतिचालकता कहते हैं। जिस विशिष्ट ताप पर अतिचालकता की घटना उत्पन्न होती है उसे क्रांतिक ताप कहते हैं। जो वस्तुएं या धातुएं अतिचालकता का गुण प्रदर्शित करती हैं उन्हें अतिचालक धातुएं कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ बताया गया जैसे पारा है, सीसा है, जिंक, एल्यूमिनियम, टिन एट्सेट्रा। आगे देखिए ग्राफ इंपॉर्टेंट है। यदि आपको इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है तो आपको बिल्कुल बाकायदा पता होना चाहिए कि ग्राफ टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी के बीच में कैसा है। टेम्परेचर कम कर रहे हो इसलिए रेजिस्टिविटी क्या हो रही है, कम हो रही है, इधर आ रही है। और एक विशेष ताप जिसे हम क्रांतिक ताप कहते हैं पर क्या हुआ, अचानक से रेजिस्टिविटी का मान 0 हो गया यानी कम हो गया तो चालकता अचानक से बढ़ जाएगी। यदि हम टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी के बीच में रिलेशन देखें तो देखिए, यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर चालकों की प्रतिरोधकता मान लेते हैं रो 0 है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रो 0, तब T डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोधकता निम्न प्रकार से दी जाएगी, रो T इज इक्वल टू रो जी, रो T इज इक्वल टू रो जी रो 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। ये रो 0 क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोधकता, रो टी क्या है, टी डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोधकता 1 कांस्टेंट है। ये अल्फा है वो आपका प्रतिरोधक गुणांक होता है। डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर, इन दोनों में क्या टेम्परेचर डिफरेंस है ना। डेल्टा टी इज इक्वल टू टी माइनस 0, जैसे यहाँ पर लोग बात करें तो ये हो गया। इसी प्रकार से यदि आपको प्रतिरोधकता का ये तो प्रतिरोधकता आ गया, लेकिन प्रतिरोध के बारे में पूछ लिया जाए तो आप क्या करोगे, प्रतिरोध का रिलेशन दोगे आर टी इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके पास में आर टी इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो अल्फा वही ताप प्रतिरोधक गुणांक है, डेल्टा टी दोनों टेम्परेचर का डिफरेंस है, R0 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस है और टी है वो आर टी है वो T डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस है। तो ये पढ़ लो, याद रखना है अपन को। यहाँ से न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ध्यान रखना। न्यूमेरिकल जो पिछली बार आया हुआ था लास्ट ईयर के पेपर्स में वो आपको बाद में बताया जाएगा, ठीक है। अब देखिए भाई, अब यहाँ से छोटा क्वेश्चन जो आता है वो आपको पूछा जा सकता है कि ताप प्रतिरोधक गुणांक, ये जो अल्फा है ताप प्रतिरोधक गुणांक, उसका मात्रक क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो ताप प्रतिरोधक गुणांक को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका मात्रक है वो केल्विन इनवर्स या डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स होता है, यानी 1/, टेम्परेचर। अब देखिए चालकों के लिए, वैसे अर्धचालकों के लिए, कुछ चालकों के लिए अपन लोग लेसन नंबर 14 में पढ़ेंगे, पर एक बार जब जिक्र हो गया है तो मैं बता देती हूँ आपको कि चालकों के लिए देखिए टेम्परेचर का मान यदि आप बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। इसलिए सिग्मा क्या हो जाएगी, चालकता कम हो जाएगी। और यहाँ आप देख सकते हो इसी के ऊपर ये अल्फा डिपेंड करता है। तो अल्फा का मान जो होगा यानी ताप प्रतिरोधक गुणांक का मान है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रहेगा। तो पूछ लेते हैं छोटा क्वेश्चन बहुत बार कि चालकों के लिए अल्फा की वैल्यू क्या होती है, तो आप बताएंगे धनात्मक, ठीक है। यदि हम कुचालक और अर्धचालकों की बात करें तो ये दोनों भाई भाई है एक्चुअल में देखा जाए तो टेम्परेचर यहाँ बढ़ा रहे हो तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। और इसमें क्या होता है, अल्फ़ा की वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाती है। इनका आप यूटिलाइज देख सकते हो, क्या इनका यूजेज है। तो अतिचालक चुंबक बनाने में यूज़ किए जाते हैं, बिना ऊर्जा की हानि के विद्युत शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में किया जा सकता है। सुपर कंप्यूटर के निर्माण में इसका यूज होता है।
पारे के लिए क्रांतिक ताप का मान 4.2 केल्विन होता है। आजकल ऐसे छोटे क्वेश्चन भी पूछने लगे हैं रटालूजी वाले भी। तो पारे के लिए क्रांतिक ताप का मान है वो 4.2 केल्विन होता है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब हम पढ़ेंगे सेल या बैटरी के बारे में। ठीक है, सेल का जो सिंबल होता है वो ये होता है। ठीक है, इसमें ये पॉजिटिव होगा और जो छोटे वाला टर्मिनल है वो नेगेटिव होगा। ठीक है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। यदि बहुत सारे सेल अपन कनेक्ट कर दें तो ये क्या बन जाएगी, एक बैटरी बन जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले सेल क्या होता है, तो सेल एक ऐसा उपकरण या ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और विद्युत ऊर्जा हमें क्या करती है, करंट अवेलेबल करवाती है। तो ये हो गया सेल। बनते कैसे हैं, तो मान लेते हैं कोई भी आपके पास बीकर है, उसमें विद्युत अपघट्य है और इस विद्युत अपघट्य में कोई भी इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, है ना। इसको हम एनोड कह सकते हैं। एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज, एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इनको हम यदि कनेक्ट कर दें तो ये टर्मिनल्स कहलाते हैं। ठीक है, ये विद्युत अपघट्य है ही आपका। तो ये आपके पास में क्या है, सेल। तो जैसे विद्युत अपघटन होता है तो नेगेटिव है वो पॉजिटिव के पास जाएंगे, पॉजिटिव वाले नेगेटिव के पास चले जाएंगे। ओके, तो इस आधार पर ये तो है सेल का सिस्टम। सेल कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होता है। एक होता है प्राइमरी यानी प्राथमिक सेल और दूसरा होता है आपका सेकेंडरी यानी द्वितीयक सेल। पहला, दूसरा आपके पास में है द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल किसे कहते हैं, यानी सीधी सीधी डेफिनेशन आप याद रख सकते हैं कि जो एक बार डिस हो गए दोबारा उनका यूज नहीं किया जा सकता। एक बार डिस होने के बाद उनको चार्ज नहीं किया जा सकता, प्राथमिक सेल कहलाते हैं। जैसे हमारी लेबोरेटरी में यूज़ होते हैं लेक्लांसी सेल, डैनियल सेल, शुष्क सेल, ये सारे क्या हैं, प्राथमिक सेल हैं। इसीलिए इनको शुष्क सेल भी कहा जा सकता है। द्वितीयक सेल देखिए, ऐसे सेल जो एक बार डिस हो जाते हैं तो उनको वापस चार्ज किया जा सकता है। तो इसमें जो एग्जाम्पल वो आएगा सीसा संचायक सेल। फिर सेल का आंतरिक प्रतिरोध के बारे में पढ़ेंगे। तो आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, यानी सीधी सीधी से अपन लोग बात करें प्रतिरोध की, तो प्रतिरोध होता है रुकावट, है ना। तो अब किसके मार्ग में, धारा के मार्ग में कौन रुकावट करेगा, हम बात कर रहे हैं सेल की, तो विद्युत अपघट्य कह सकते हैं। तो विद्युत अपघट्य के द्वारा, तो आंतरिक प्रतिरोध विद्युत अपघट्य के द्वारा धारा के मार्ग में उत्पन्न रुकावट को सेल का आंतरिक प्रतिरोध आर कहा जाता है। नॉर्मली रेजिस्टेंस या प्रतिरोध को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन स्मॉल आर जहाँ भी आए वहाँ आपको ध्यान रखना है कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है ना। और इसको सेल के साथ कैसे जोड़ा जाता है वो देखिए, जैसे ये सेल है और ये, तो ये आपका सेल होगा जिसका ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज के बारे में अपन लोग अभी बात करेंगे। यदि अपन लोग बात करें कि आर किन किन बातों पर डिपेंड करता है, स्मॉल आर, तो आप ध्यान देंगे कि आर है वो आर समानुपाती डी। इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी मान लेते हैं ये डी है, तो जितनी ज़्यादा दूरी होगी रेजिस्टेंस के मान उतना ही ज़्यादा होगा। इसलिए दूरी को कम से कम रखना चाहिए ताकि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कम हो। दूसरा आप कह सकते हो आर समानुपाती 1/A, यानी क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस का मान उतना ही कम होगा। क्षेत्रफल कौन सा, इन इलेक्ट्रोड का जो इस विद्युत अपघट्य में डूबा हुआ है। तो जो आपका ये डूबा हुआ भाग है उसका क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा इंटरनल रेजिस्टेंस का मान उतना ही कम होगा। नेक्स्ट आप कह सकते हो आर समानुपाती सी। सी का मतलब है कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता। विद्युत अपघट्य की जितनी ज़्यादा सांद्रता होगी इंटरनल रेजिस्टेंस का मान भी उतना ही ज़्यादा होगा, इसलिए कम रखनी चाहिए। आर समानुपाती होता है 1/T। टेम्परेचर का मान जितना ज़्यादा होगा उतना ही इंटरनल रेजिस्टेंस का मान कम होगा। तो ये इसकी डिपेंडेंसी होती है। तो ऐसी युक्ति या उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को निरंतर बनाए रखता है, सेल कहलाता है। एनोड कैथोड विद्युत अपघट्य है, टर्मिनल्स है, ये इनका एरिया जो डूबा हुआ है बाहर वाला है। सेल दो प्रकार के हैं, प्राथमिक और द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल ऐसे सेल जिन्हें निरावेशित होने के पश्चात पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता।
प्राथमिक सेल कहलाते हैं लेक्लांसी और डेनियल सेल, शुष्क सेल आदि इनके एग्जाम्पल हैं। द्वितीय सेल ऐसे सेल जिनके निरावेशित होने के पश्चात पुनः उनको आवेशित किया जा सकता है, जैसे सीसा संचायक सेल। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, जिसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी डेफिनेशन आप देख सकते हो। प्रतिरोध का मतलब ये होता है धारा के मार्ग में रुकावट। सेल के अंदर उपस्थित विद्युत अपघट्य के द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न रुकावट को सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर कहा जाता है। इसकी डिपेंडेंसी देख सकते हो आप। सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन पर डिपेंड करता है, तो मैंने आपको बताया ही था, आर समानुपाती डी, यानी कि आर इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के समानुपाती होता है। विद्युत अपघट्य में डूबे इलेक्ट्रोडों के क्षेत्र के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी 1/a। विद्युत अपघट्य की सांद्रता के समानुपाती होता है। विद्युत अपघट्य के ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये चारों चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब अपन लोग बात करेंगे कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है। देखिए, ये हो गया है सेल, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और ईएमएफ को हम ई से दिखाएंगे, और ये आर है, तो ये बन गया आपका सेल। ठीक है, तो ईएमएफ क्या होता है, जब सेल क्या होता है खुले परिपथ में, यानी किसी परिपथ से कनेक्ट ना हो, जिससे हम ना तो धारा ले रहे हैं ना ही उसको धारा दे रहे हैं, तो इसके टर्मिनलों के बीच में जब जो विभवांतर होगा इस कंडीशन में, वही आपका ईएमएफ कहलाएगा। समझ में आ गया। तो आप कह सकते हो कि जब सेल आपका क्या हो, बिल्कुल बंद हो, जब उसे कोई करंट ना ली जा रही हो ना दी जा रही हो। यदि हम इसकी बात करें, बहुत बार छोटा प्रश्न यहाँ से भी पूछ लेते हैं कि ईएमएफ का मात्रक बताओ, तो देखिए ईएमएफ विद्युत वाहक बल कह सकते हैं, लेकिन बल बच्चे हैं वो बल का मात्रक को विमा लिख के आ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये क्या है, टर्मिनल वोल्टेज, यानी इसके सिरों पर विभवांतर का मान ही तो ईएमएफ है, इसका मतलब इसका मात्रक भी वोल्ट होगा, और वोल्ट बराबर जब डब्ल्यू बाई यानी कार्य बटा आवेश होता ही है, तो आप इसको लिख सकते हो जूल पर कूलम। और स्टार्टिंग में ही लेसन नंबर 2 में मैंने आपको बताया था कि वोल्टेज की विमा कैसे निकालते हैं, कार्य की निकाल लो फिर आवेश के निकाल लो, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास में, देख सकते हो। जब सेल खुले परिपथ में होता है या सेल से कोई धारा नहीं ली जा रही होती है, तब सेल के टर्मिनल्स के मध्य विभवांतर को सेल का विद्युत वाहक बल, इसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे कैपिटल ई से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, या इसको ईएमएफ से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मात्रक इम्पोर्टेंट है, याद रखना है आपको। ठीक है, विमा आप निकाल ही सकते हैं इस फॉर्मूले से। डब्ल्यू क्या होता है, बल इंटू विस्थापन होता है, तो बल का हमें m1 L1 T -2 पता ही होता है। फिर देखिए टर्मिनल वोल्टेज, जस्ट उसका अपोजिट है। विद्युत वाहक बल कब लिया गया था, विद्युत वाहक बल उन दोनों टर्मिनल्स के बीच में, इन दोनों टर्मिनल के बीच में कितना वोल्टेज है, यही था, इसको ईएमएफ कहा गया। तो कौन सी कंडीशन थी, जब करंट नहीं ली जा रही हो ना दी जा रही हो, यानी खुले परिपथ में। यदि मैं इस सेल को किसी परिपथ में कनेक्ट कर दूँ तो क्या होगा, ये या तो इससे चार्ज होगा या डिस्चार्ज होगा, दोनों में से एक काम होगा। तो क्या होगा, कोई भी आप परिपथ में कनेक्ट कर दो, रेजिस्टेंस लगा सकते हो बैटरी के बजाय आप यहाँ। तो यदि हम धारा ले रहे होते हैं या धारा दे रहे होते हैं, तो इस कंडीशन में इन दोनों सिरों के बीच या टर्मिनलों के बीच में जो विभवांतर होता है, वही आपका टर्मिनल वोल्टेज भी कहा जाता है। देखिए, ठीक है, तो ये हो गया आपके पास में सेल। तो यदि आप करंट ले रहे हो, यानी ऐसे कर रहे हो, अच्छा इसको यूँ भी लिखा जा सकता है, नॉर्मली रेजिस्टेंस को हम बाद में लिखते हैं, ये सेल है। तो यदि आप इससे करंट ले रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, लेते हैं तो डिस होगा, डिस होगा तो आपके पास में टर्मिनल वोल्टेज कितनी आएगी, विद्युत वाहक बल माइनस आई आर। यहाँ पर आई करंट फ्लो रही है, आर ये है, ये ई है, तो ई तो एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, माइनस का आई इंटू आर। यदि जस्ट अपोजिट होता, कितना, यानी हम सेल को धारा दे रहे हैं, तो मैंने साइन चेंज कर दिया, डायरेक्शन देख सकते हो आप आई। तो इसमें जो टर्मिनल वोल्टेज होगी वो होगी ई
प्लस आई आर। नॉर्मली अपन लोग लेते ही हैं, हालांकि दे तो अलग बात है। तो इस कंडीशन में टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ में बीच में रिलेशन ये होगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। देखिए एक बार थोड़ा सा मैं रेफरेंस दोबारा से बता दूँ। ये रहा, ये है आपका सेल, ठीक है। इसे करंट ले रहे होते हैं तो टर्मिनल वोल्टेज ही काउंट करेंगे और टर्मिनल वोल्टेज का मान कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, ठीक है। यदि इसको हम दे रहे हैं करंट तो V इज इक्वल टू हो जाएगा E प्लस आई आर, ठीक है। यदि हम ना तो करंट लेते हैं ना देते हैं तो ये I ज़ीरो हो जाएगा, तो V बराबर क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। यानी उस कंडीशन में जो विद्युत वाहक बल का मान है वो ही टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होगा। तो देखिए टर्मिनल वोल्टेज जब सेल बंद परिपथ में हो या सेल से धारा ली जा रही हो या दी जा रही हो, तब सेल के टर्मिनलों के मध्य विभवांतर को टर्मिनल वोल्टेज कहा जाता है। जब सेल से धारा ली जा रही हो या सेल निरावेशित हो रहा हो, तब सेल की टर्मिनल वोल्टेज आप देख सकते हो, उसे ले रहे हैं तो टर्मिनल वोल्टेज का मान क्या हो जाएगा, इससे ईएमएफ से कम हो जाएगा, माइनस का चिन्ह है। जब सेल को धारा सेल से विद्युत धारा ली जा रही हो, तब टर्मिनल वोल्टेज V का मान विद्युत वाहक बल से कम हो जाएगा। ऊपर वाले को एक्सप्लेन किया है। अब है यदि सेल को धारा दी जा रही हो ऐसे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस का चिन्ह आ जाएगा और इस कंडीशन में टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से ज़्यादा हो जाएगा। अब इन दोनों की अब हम रिलेशन की बात करें या ये कहें कि क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस आपको बता दिया गया है क्या, कि जब सेल से धारा नहीं ली जा रही हो तो क्या होगा, V और E का मान बराबर होगा। देख सकते हो करंट जीरो होगा तो V बराबर E होगा ही, तो पहला यही है। जब सेल से धारा नहीं ली जा रही हो यानी खुले परिपथ में हो, तब सेल के टर्मिनलों के मध्य वोल्टता ईएमएफ के बराबर होती है। नेक्स्ट आप देख सकते हो बंद परिपथ से धारा ली जा रही है यानी वो डिस हो रहा है तो कम होगी, तो आपके पास में माइनस का चिन्ह आएगा, माइनस का चिन्ह ये रहा। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से कम हो जाएगा। यदि बंद परिपथ में धारा दी जा रही हो तो अब की बार प्लस का चिन्ह आएगा और प्लस चिन्ह के कारण से यहाँ पर क्या हो जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज का मान ईएमएफ से अधिक हो जाएगा। तो यह है ये रिलेशन। नेक्स्ट देखिए सेलों का संयोजन। सेलों का संयोजन दो प्रकार का होता है। सामान्यतः अपन लोग दो प्रकार का कर सकते हैं, मिश्रित भी होता है, लेकिन अपन लोग यहाँ पर श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे श्रेणी क्रम संयोजन की, सेलों का संयोजन। डायग्राम बनाना आना चाहिए अपन को। ये पहला सेल, ठीक है, ये दूसरा सेल, और इसी प्रकार से आप बहुत सारे सेल जोड़ सकते हो और इनको बाह्य परिपथ में जिसका प्रतिरोध R है से जोड़ दिया गया। मान लेते हैं कि इसका विद्युत वाहक बल E1 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, EMF E2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, और ये पहला सेल हो गया आपका, ये आपका दूसरा सेल हो गया। ये समझाने के लिए बताया जा रहा है, कोई जरूरी नहीं है कि आप ये डॉट डॉट बनाओ बैटरी से, ठीक है। अब इसमें देखिए मैंने पॉजिटिव टर्मिनल इसको लिया इसलिए करंट की डायरेक्शन होगी इधर आई, ठीक है। यदि मैं इसको नेगेटिव और इसको पॉजिटिव ले लेती तो करंट की डायरेक्शन उल्टी हो जाती है, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो सबसे पहले तो इसका कि समांतर श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है इसकी डेफिनेशन अपन लोग देंगे। तो इसमें आप कह सकते हो कि इसमें एक सेल का जो टर्मिनल है वो दूसरे सेल के विपरीत ध्रुवता से जुड़ा हुआ होता है, यानी इसका जो नेगेटिव है वो इसके पॉजिटिव से होगा, ठीक है ना। एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से, एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से, एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से जुड़ा होता है। तो ऐसा जो संयोजन होता है वो क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। और श्रेणी क्रम में क्या होता है, धारा का मान कांस्टेंट होता है, वोल्टेज अलग अलग होती है। तो मान लेते हैं कि इस कंडीशन में टर्मिनल वोल्टेज यहाँ V1 है और यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज कितना है, V2 है। तो V1 कितना होगा आप देख सकते हो, V1 करंट ली जा रही है इसका मतलब वैल्यू कम होगी, तो E1 माइनस का IR1। और इसी प्रकार से V2 इससे भी ली जा रही है तो इसमें भी क्या होगी, कम होगी, इसलिए V1 और V2 का मान ये निकाल लिया। यहाँ रेजिस्टेंस R मान लेते हैं और V बराबर कितना होगा अपने पास में IR हो गई। तो यहाँ से देख सकते हो चूँकि V इज इक्वल टू कितना होगा
V1 प्लस V2। V1 और V2 का मान आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में पुट करना है। तो कीजिए, V इज इक्वल टू E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2। V इज इक्वल टू E1 प्लस E2 माइनस कॉमन ले लीजिए, आई भी इन दोनों में से कॉमन ले सकते हो, तो आपके पास में आ जाएगा R1 प्लस R2। ठीक है, V बराबर IR होता है तो यहाँ पुट कर दीजिए, कितना आएगा IR A1 प्लस A2 IR1 R2। इसको इधर ले आइए, प्लस आ जाएगा आई दोनों में से आप कॉमन ले सकते हो, तो कितना आएगा, आप चाहो तो जरूरी नहीं कोष्टक लगाओ, पर स्मॉल आर को एक साथ ले लेते हैं इसलिए लगा सकते हैं। E1 प्लस E2 और नीचे आ जाएगा R1 प्लस R2। ठीक है, यहाँ पर इसको अपन लोग मान सकते हैं ई इक्विवेलेंट यानी तुल्य विद्युत वाहक बल, और इसका मान होगा इनके योग के। यदि 3 होते तो प्लस E3 आ जाता, 4 होते तो प्लस E4 और आ जाता, और R इक्विवेलेंट मान लेते हैं R1 प्लस R2। ठीक है, ये होता है श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान, ये होता है श्रेणी क्रम में तुल्य विद्युत वाहक बल का मान। तो I इज इक्वल टू आ जाएगा E इक्विवेलेंट अपॉन R प्लस R इक्विवेलेंट। ठीक है, ये वैल्यू हो गई आपके पास में। यदि अपन लोग Ln सेल है वो यदि सीरीज में कनेक्ट कर दें तो क्या होगा, E1 E2 E3 E1। समझ में आ रहा है, तो ये होता है आपका श्रेणी क्रम संयोजन। आप समांतर में देख भी सकते हो, ये तो उसी का है वैसे, लेकिन आप देखिए, तो यदि रेजिस्टेंस को अपन श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो मान लेते हैं ये V वोल्ट की बैटरी है, तो यहाँ V1 होगा, यहाँ V2 होगा, करंट I फ्लो होगी, रेजिस्टेंस R1 और R2 मान लेते हैं, तो V बराबर कितना होता है, V1 प्लस V2। V बराबर IR होता ही है, इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी IR1 और इसकी वैल्यू IR2। I से I कट जाएगा, तो R इज इक्वल टू कितना आएगा, R1 प्लस R2। यही अपने यहाँ निकाला, देखिए R1 प्लस R2। ठीक है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए, देख सकते हो। श्रेणी क्रम संयोजन, दो या दो से अधिक सेलों का ऐसा संयोजन जिसमें एक सेल का टर्मिनल दूसरे सेल के विपरीत ध्रुवता वाले टर्मिनलों से जोड़ा जाता है, यानी एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से जुड़ा हुआ होता है। उसमें क्या होता है, समांतर में होगा कि जितने भी पॉजिटिव टर्मिनल वाले सेल हैं उनको एक साथ जोड़ा जाएगा, नेगेटिव वालों को एक साथ जोड़ा जाएगा। ये डायग्राम हो गया आपका। चित्रानुसार दो सेल जिनके विद्युत वाहक बल E1 व E2 है और आंतरिक प्रतिरोध R1 व R2 है को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तथा इस संयोजन के सिरों के मध्य R प्रतिरोध जोड़ा गया है, कैपिटल R। यदि प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा I हो तब प्रथम सेल की टर्मिनल वोल्टेज इज गिवन बाय V1 इज इक्वल टू E1 माइनस IR2। द्वितीय सेल के आप देख सकते हो V2 इज इक्वल टू E2 माइनस IR2, और संयोजन की तुल्य टर्मिनल वोल्टेज कितनी होगी, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। तो V1 और V2 का मान समीकरण 1 और 2 से इस समीकरण में पुट करने पर क्या आता है, देख सकते हो, ये रहा। बाह्य प्रतिरोध R के सिरों पर विभव पतन V इज इक्वल टू IR संयोजन की तुल्य टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होगा, अतः V इज इक्वल टू IR पुट करने पर इनको आप पक्षांकित कर दीजिए, I की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, तो I की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में E इक्विवेलेंट अपॉन R प्लस R इक्विवेलेंट। यहाँ E इक्विवेलेंट क्या है, E1 प्लस E2, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना है, R1 प्लस R2। तो N सेलों के लिए आपके पास में हो जाएगा ये। तो यदि आपके पास में जैसे मान लेते हैं कि 1.5 वोल्टेज के दो सेल हैं और आपको यदि 3 वोल्टेज का बनाना है तो आप उसको क्या करोगे, श्रेणी क्रम में ऐड कर दोगे, उसको श्रेणी क्रम में संयोजित कर दोगे। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट अपना समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन के लिए देखिए, सबसे पहले संयोजन क्या है,
इसको हम पार्श्व क्रम भी कहेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले इसको हम सर्किट में जोड़ते हैं। पहला सेल, दूसरा, और इन दोनों के पॉजिटिव को बाह्य परिपथ में, नेगेटिव को बाह्य परिपथ में एक साथ जोड़ देते हैं, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव को एक साथ, नेगेटिव नेगेटिव को एक साथ। मान लेते हैं कि इसमें से करंट I1 फ्लो रही है, इसमें से I2 फ्लो रही है, ठीक है। तो बाहर निकलेगी I, और I का मान कितना होगा, I1 प्लस I2। वोल्टेज यदि यहाँ V है तो यहाँ भी V रहेगी, यहाँ भी V, क्योंकि समांतर में वोल्टेज चेंज नहीं होती। रेजिस्टेंस मान लेते हैं इसका कितना है, R है। इंटरनल रेजिस्टेंस इसका EMF E1 मान लेते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस R1, EMF E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R2, ठीक है ना। देखिए एक बार दोबारा से यदि मैं बनाऊँ तो ये E1 R1, R2 E2, और बस इनको जोड़ दो। ये कैपिटल R। इसमें से मान लेते हैं I करंट फ्लो रही है, इसमें से मान लेते हैं I1 और ये I2। तो I का मान I1 और I2 के योग के बराबर होगा। इसमें समांतर में इसलिए टर्मिनल वोल्टेज क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो यहाँ से आप देख सकते हो, मान लेते हैं इसके ऊपर टर्मिनल वोल्टेज कितनी आएगी, E1 माइनस I1 R1, और इसके ऊपर कितनी आएगी, V इज इक्वल टू E2 माइनस I2 R2, ठीक है। तो देखिए चित्र से I बराबर I1 प्लस I2, टर्मिनल वोल्टेज प्रथम सेल के ऊपर V इज इक्वल टू, वैसे मैंने वहाँ बता दिया है पर फिर भी दोबारा देखिए, I1 R1। अब यहाँ से मैं I1 का मान निकालूंगी, समझ में आ रहा है। तो I1 का मान यदि निकालें तो ये इधर पॉजिटिव है, इधर आएगा तो नेगेटिव है। I1 R1 E1 माइनस V, तो I1 इज इक्वल टू E1 माइनस V अपॉन R1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 2। इसी प्रकार से दूसरे सेल के जीरो पर टर्मिनल वोल्टेज V इज इक्वल टू E2 माइनस I2 R2। यहाँ से आपको I2 की वैल्यू निकालनी है, तो कितना होगा, E2 माइनस V अपॉन I R2 3, ओके। 2 और 3 से I1 और I2 का मान समीकरण 1 में आप पुट करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, I बराबर R1 E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2। V को एक साथ ले लो और E को एक साथ ले लो, तो I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, E1 R1 प्लस E2 R2, माइनस कॉमन ले सकते हैं, V भी कॉमन ले सकते हैं, तो कितना आएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ठीक है। तो I इज इक्वल टू, यहाँ ले लीजिए आप एलसीएम R1 R2, तो कितना आएगा, E1 R2 प्लस E2 R1, V ऐसे कैसे, एलसीएम विल बी R1 R2, तो कितना आएगा, कैंसिल, R2 प्लस R1, तो इसको मैं R1 प्लस R2 लिख सकती हूँ, ठीक है। इसी प्रकार से अपन लोग यदि आगे V की टर्म में निकालना चाहें तो इस टर्म को इधर लिया और I को इधर लिया, यहाँ करती हूँ। देखिए ये V है, ये इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो कितना आएगा, V R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। ये वाली टर्म ऐसे कैसे, और ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आएगा, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2, और इधर हो जाएगा माइनस का I। समझ में आ रहा होगा, इसके जस्ट साइड में है I, आप छोटा लिखोगे के बाद, तो V निकाल सकते हो आप, तो V कितना आएगा, V इज इक्वल टू, ये जो टर्म है वो क्या करेगी, इधर जाएगी, तो ये जो भाग में है वो गुणा में हो जाएगा, गुणा वाला भाग में आ जाएगा। तो E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 इंटू ये टर्म R1 R2 गुणा में और गुणा वाली भाग में, तो इससे कट जाएगा, लेकिन आगे अपने पास में I और बचा है,
इंटू आई इंटू कितना हो जाएगा, ये वाले टर्म में से जैसे, तो ये आएगी यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ करूँ, नीचे कर देती हूँ, माइनस का आई इंटू कितना आएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। तो इक्वेशन कितनी बनेगी आपके पास, V इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो मान लेते हैं ये इक्वेशन आपके पास में है 4। तो इस इक्वेशन नंबर 4 का आप इस इक्वेशन से कंपैरिजन कीजिए, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर ही होता है ना, टर्मिनल वोल्टेज और EMF रिलेशन। तो मैं इसको ई इक्विवेलेंट मानती हूँ और इसको आर इक्विवेलेंट मानती हूँ। तो इन दोनों का कंपैरिजन करोगे तो वी ई इक्विवेलेंट का मान किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। आई और आर इक्विवेलेंट का मान इसके बराबर हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ ई इक्विवेलेंट का मान कितना आएगा, देख सकते हो, दूसरा पेज ले लेती हूँ मैं। देखिए यदि यहाँ से मैं दोबारा करूँ तो कितना आएगा, बी से कर लेती हूँ, बी ठीक है। इसको माना है मैंने। यदि इन इक्वेशन का आप कंपैरिजन करोगे तो ई इक्विवेलेंट का मान कितना आएगा, और आर इक्विवेलेंट का मान कितना आएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। यानी आप इसको लिख सकते हो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस एंड सो ऑन डॉट 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 R है। ये होता है समांतर में। तो समांतर में रेजिस्टेंस की वैल्यू तो हो जाएगी इतनी, कम हो जाती है इसकी वैल्यू, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, इस प्रकार से आपको निकालना होता है। और समांतर में विद्युत वाहक बल का मान होता है इतना। दूसरे लोग यदि आप विद्युत वाहक बल का बात करोगे तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी ये वाली, ठीक है। तो ये है आपका श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन। देख सकते हैं पहले डेफिनेशन फिर डायग्राम फिर इसका डेरिवेशन। दो या दो से अधिक सेलों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी सेलों के उच्च विभव वाले टर्मिनल एक साथ व निम्न विभव वाले टर्मिनलों को एक साथ जोड़ दिया जाए समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन कहलाता है। डायग्राम समझ में आ गया होगा। क्या माना है, इसमें दो सेल है जिनके EMF E1 और E2 इंटरनल रेजिस्टेंस करस्पॉन्डिंग R1 और R2 है। रेजिस्टेंस विल बी R और करंट यहाँ I फ्लो डी। इसको बाह्य सर्किट में कैपिटल R से कनेक्ट कर दिया गया है। तो कुल करंट कितनी होगी, I1 प्लस I2। टर्मिनल वोल्टेज V इज इक्वल टू E1 माइनस I1 R1। यहाँ से I1 की वैल्यू निकाल ली जैसे आपको निकाल के बताया गया है, और उसी प्रकार से आपको दूसरे जो सेल है उसके टर्मिनल के लिए भी टर्मिनल वोल्टेज निकाल के I2 का मान निकाल दिया गया। I1 और I2 का मान है वो एक में पुट कर दिया गया और इसको सोल्व किया गया है जैसे आपको बताया गया था एज इट इज़। इक्वेशन नंबर 4 आ गई है और इक्वेशन 4 के बाद इक्वेशन नंबर 5 हम ये लिख सकते हैं, और 4 और 5 के यदि हम कंपेरिजन करेंगे तो आपके पास ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट का मान आ जाता है। तो ये है आर इक्विवेलेंट और ए इक्विवेलेंट, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे विद्युत शक्ति के बारे में। तो विद्युत शक्ति क्या होती है, यानी सीधी सीधी शक्ति क्या होती है। शक्ति होती है, आप कह सकते हो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। क्या होता है शक्ति, आप कह सकते हो पावर P इज इक्वल टू कार्य बटा समय। यदि मान लेते हैं कि कोई भी परिपथ है उसमें V वोल्टेज सप्लाई किया गया है
और V वोल्टेज के कारण से I करंट फ्लो हो रही है, तो T समय पश्चात आवेश कितना होगा, धारा इज इक्वल टू कितनी होती है, आवेश बटा समय, देन आवेश बराबर कितना होगा, धारा गुणा समय। ठीक है, तो यहाँ से आवेश की वैल्यू अपन लोगों ने निकाल ली है। तो चूँकि अपन जानते हैं कार्य बराबर होता है आवेश गुणा विभव, आवेश कितना है, आई टी इंटू वी। तो अब इसकी वैल्यू है वो यहाँ पुट कर दीजिए, तो P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आई टी वी अपॉन टी से टी कैंसिल, तो P बराबर हो गया आई इंटू वी। शक्ति का मान होता है आई इंटू वी। ठीक है, यदि आप इसको अलग फॉर्म में निकालना चाहो तो देख सकते हो V इज इक्वल टू कितना होता है, आई आर होता है, तो V की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना आ जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आर। यदि आप I को रिप्लेस करना चाहो तो I इज इक्वल टू होता है V अपॉन आर, तो इसी में पुट कर दीजिए, तो P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, V स्क्वायर बाई आर। तो ये भी पावर का फॉर्मूला है, ये भी और ये भी, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे इनकी विमा की और मात्रक की। तो मात्रक इसका क्या होता है, वोट। कोई सा भी, वोल्ट नहीं है, वोल्ट नहीं बोल रही ना, वोट बोल रही है पावर का। ओके, तो इसी प्रकार से हॉर्स पावर है 746 वोट, तो वो भी इनके मात्रक होता है। देखिए शक्ति, विद्युत परिपथ में विद्युत स्रोत द्वारा धारा प्रवाहित कराने में किए गए कार्य को विद्युत शक्ति कहते हैं, यानी शक्ति बराबर कार्य बटा समय। आवेश धारा गुणा समय होता ही है, कार्य है वो आवेश गुणा विभव होता है। आवेश की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट कर दी गई है, तो इक्वेशन आ गई है, और इस कार्य का मान यहाँ से यहाँ पुट कर दिया गया है, तो इक्वेशन आपके पास में P इज इक्वल टू आई इंटू वी अलग अलग फॉर्म में निकाल दिया गया है, V स्क्वायर आई की फॉर्म में और आई स्क्वायर आर के फॉर्म में। तो वो डिपेंड करेगा कि आपको कौन सी वैल्यू पूछी गई है और कौन सी दी गई है। मात्रक जूल पर सेकेंड आप इसको लिख सकते हो, क्योंकि P इज इक्वल टू कितना बताया, W बाई टी बताया ना, तो W का जूल और T का सेकेंड, तो इसको वोट भी आप कह सकते हो। किलो वोट का मतलब, किलो का मतलब 1000 वोट, 1 HP मतलब 1 हॉर्स पावर, जिसकी वैल्यू होती है 746 वोट। विमा है वो आप शक्ति के निकाल सकते हो, कार्य की पता ही है, समय का उसमें भाग दे देना, तो आपके पास M1 L2 T माइनस 3 आएगा। फिर हम बात करेंगे ऊर्जा की। तो ऊर्जा तो देखिए सीधी सीधी सी है कि कार्य को ही हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो P इज इक्वल टू W बाई टी, तो W इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी, W इज इक्वल टू आ जाएगा पावर इंटू टाइम, यानी कि एनर्जी या वर्क निकालने के लिए आप उसकी पावर को समय से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगी। अब पावर की वैल्यू आप लोगों ने निकाल रखी है, आई इंटू वी होती है, तो इसका फॉर्मूला आई इंटू वी इंटू टी भी हो सकता है। आई स्क्वायर आर भी होता है, तो इसकी वैल्यू आई स्क्वायर आर इंटू टी भी हो सकता है। और वही डब्लू और ये डब्लू की वैल्यू है वो वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी भी हो सकता है। तो जिस भी फॉर्म में आपको वैल्यू दी जाए वो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो किसी परिपथ में विद्युत स्रोत द्वारा किसी निश्चित समांतराल में धारा प्रवाहित करने में किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा के बराबर होगा, और शक्ति बराबर होता है आपके पास में W बाई टी, देन W इक्वल टू P इंटू टी, तो ये इस फॉर्म में आ गई है। मात्रक देख सकते हो, कार्य का जो मात्रक होगा वही ऊर्जा का मात्रक होगा, इसलिए जूल। 1 kWh की वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, 1 kWh किलो वोट हावर, है ना। 1 किलो को 1000, वोट को ऐसे कैसे इसको जूल में चेंज करना है, और ये आपके पास में आवर है, तो आपके पास कितना आ जाएगा 16/60, तो आप इसको 60 गुणा 60 सेकेंड में चेंज कर सकते हैं, एक बार 60 मिनट, फिर एक बार 60 तो सेकेंड। तो 1 kWh है वो इतने जूल के बराबर होता है, तो 1 यूनिट का मान 1 kWh के बराबर होता है, और इसकी वैल्यू होती है इतनी। जैसे मान लेते हैं कि आपको छोटा कोई क्वेश्चन दे दिया जाए कभी भी, कि मान लेते हैं कि 40 वोट का कोई बल्ब है ना, क्वेश्चन है 40 वोट का कोई बल्ब है, वो रोजाना लगातार जलाया जा रहा है, तो 1 महीने का खर्चा आपको निकालना है। यदि 1 यूनिट का मान है वो आपको 7 रुपये दे रखे हैं, 7 रुपये, तो आप निकाल सकते हो ना। कैसे निकालोगे, सबसे पहले तो उसकी ऊर्जा निकालोगे, ऊर्जा कितनी होती है P इंटू टी, तो पावर कितनी है 40 वोट, और समय कितना है 24 घंटा जलाया गया है, 1 महीने का खर्चा पूछा गया है यानी 30 दिन, और उसमें 60 गुणा 60 सेकेंड में आ जाएगा, तो ये तो आपके पास में आ जाएगी एनर्जी। अब नंबर ऑफ़ यूनिट निकालने हैं आपको, क्योंकि 1 यूनिट का खर्चा 7 रुपये दिया है, तो टोटल कैसे निकालोगे, उसमें आपको 1 kWh का भाग देना है, 1 kWh यानी 1 यूनिट का भाग देना है, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होती है 3.6 इंटू 10 टू द पावर का 6। ओके, इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास में नंबर ऑफ़ यूनिट, जैसे मान लेते हैं कि
एन ही मान लो, कोई नहीं, इसको सोल्व करने पर आपके पास में एन की वैल्यू होगी। तो अब आपको पूछा गया है कि टोटल कितने रुपए लगेंगे, तो 1 यूनिट का खर्चा 7 रुपये है, इसलिए एन का कितना हो जाएगा, एन गुणा 7। ऐसा क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो एक, कि ए और बी क्रमशः 100 वोल्ट व 50 वोल्ट के हैं, यानी कि दो इंस्ट्रूमेंट दिए हैं आपको जिसका पावर है वो 100 और 50 वोल्ट है। इनको 220 वोल्ट की पावर सप्लाई के साथ जोड़ दिया गया है, तो कौन सा बल्ब अधिक चमकेगा यदि उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए या समांतर क्रम में जोड़ा जाए। तो सबसे पहले हम श्रेणी क्रम की बात करते हैं, यदि उनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो कितना देर का इसमें पावर, एक तो P1 मान लेते हैं 100 वोल्ट है और दूसरा P2 है वो 50 वोल्ट है, और V कितना दे रखा है इसमें 220 वोल्टेज। तो हम यहाँ से जानते हैं कि P इज इक्वल टू कितना होता है, V² R। तो इस वाले फॉर्मूले से आप P1 इज इक्वल टू कितना लिख सकते हो, V² R1, देन इम्प्लाइज R1 की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, V² P1। V पता है आपको 220 वोल्ट इंटू 220, P1 पता है कितना है, जैसे अपन सबसे पहले 100 का निकाल रहे हैं तो 100 हो जाएगा, ये घट गया, तो R1 की वैल्यू आपके पास में सोल्व करने पर आएगी 484 मान लेते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आप R2 भी निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, R2 इसी प्रकार से R2 इज इक्वल टू हो जाएगा V² P2, तो 220 इंटू 220 अपॉन इसकी वैल्यू कितनी देर की है 50, तो ये हो जाएगा, तो ये बढ़ गया, इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास में आएगा कितना, ठीक है। एक ही कटा हुआ इसमें, ओके, तो इसका डबल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आपने R1 और R2 का मान निकाल लिया। अब पहला अपन देख रहे हैं श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, करंट सेम होती है, तो P इज इक्वल टू कितना होगा श्रेणी क्रम में, I² इंटू R। तो आप क्या कह सकते हो कि P समानुपाती R, समझ में आ गया, यानी जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसकी पावर ज़्यादा होगी, यानी वही ज़्यादा चमकेगा। तो रेजिस्टेंस किसके लिए ज़्यादा आ रहा है, 50 ओम के लिए ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब 50 वोल्ट का ज़्यादा आ रहा है, सॉरी, तो 50 वोल्टेज का जो बल्ब है वो क्या होगा, ज़्यादा चमकेगा, और 100 वाला क्या होगा, कम होगा। इसी प्रकार से आप समांतर में हो, समांतर के लिए देख सकते हो, इसी प्रकार से समांतर के लिए देख सकते हो, तो समांतर के लिए क्या आएगा, P इज इक्वल टू, समांतर में वोल्टेज कांस्टेंट होती है इसलिए आएगा V² R, यानी आप कह सकते हो P समानुपाती 1/R, यानी कि जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वो कम चमकेगा, ठीक है ना, और जिसका रेजिस्टेंस है वो कम होगा वो अधिक चमकेगा। तो कम किसका आ रहा है, 100 का कम आ रहा है, इसलिए 100 वोल्ट वाला बल्ब है वो अधिक चमकेगा। थोड़ी क्लास लंबी होने के कारण से इसको यहीं स्टॉप किया जा रहा है। व्हीटस्टोन ब्रिज और किरचॉफ के नियम के बारे में पढ़ लो, अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।